नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था और साथ में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को भी हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम उसी पर बेस होने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 को देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ A is equal to in curly bracket A B C D E and B is equal to in curly bracket C D E F, C is equal to in curly bracket B D and D is equal to in curly bracket A E, then which are the following statements are true and false। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये चार सिद्धि है A B C D और उनमें के एलिमेंट हमें दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों, उनमें के कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, C इज सबसेट ऑफ B। अब ये सिंबल सबसेट का होता है, ठीक है। C इज सबसेट ऑफ B। अब C को हम B का सबसेट कब कहेंगे, देखिए C को हम B का सबसेट कब कहेंगे, जब B के सारे एलिमेंट C के सारे एलिमेंट B में हो। देखिए C को हम B का सबसेट कब कहेंगे, जब C के सारे एलिमेंट B में होंगे तब। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर C B लिख लेता हूं, ठीक है। अब B के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहां पर मैं B सेट लिख लेता हूं। तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, C D E और F है, ठीक है। और C में कौन कौन से एलिमेंट है, C में है B और D। अब देखिए दोस्तों, C को हम B का सबसेट कब कहेंगे, C को हम B का सबसेट कब कहेंगे, जब C के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे तब हम C को B का सबसेट कहेंगे। अब देखिए C में कौन कौन से एलिमेंट है, B D। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, C के सारे एलिमेंट B के अंदर है क्या, देखिए B नहीं है, D है लेकिन B है। देखिए B सेट के अंदर नहीं है, D दोनों के अंदर है। इसका मतलब D तो दोनों के अंदर है लेकिन B दोनों के अंदर नहीं। इसका मतलब क्या, कि C के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। सो हम C को B का सबसेट नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि C के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। C के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा दोस्तों हमारा, वो होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। अगर आप रीजन लिखना चाहते हो तो रीजन आप क्या लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट। देखिए मैं यहां पर रीजन लिख के देता हूं, बिकॉज all the elements in B of the element of C is not present in B। ठीक है, इस तरह से हम रीजन लिख सकते। देखिए C B का सबसेट नहीं है, C B का सबसेट नहीं होगा क्योंकि C के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है। अगर C के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होते तो हम ये कह सकते थे कि C B का सबसेट है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, A इज सबसेट ऑफ D। अब हम A को D का सबसेट कब कहेंगे, जब D के सारे एलिमेंट A में होंगे ना, तब हम A को D का सबसेट कहेंगे। अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर A सेट लेता हूं। अब A सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, A सेट में है A B C D, ये A सेट के एलिमेंट है, ओके। और D सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A E। अब देखिए दोस्तों, A को हम D का सबसेट कब कहेंगे, जब A के सारे एलिमेंट D में हो तब हम A को D का सबसेट कह सकते हैं। लेकिन यहां पर A में 5 एलिमेंट है और D में तो 2 एलिमेंट है,
ठीक है, अगर ए में 5 एलिमेंट है और बी में अगर 2 एलिमेंट है तो ए के सारे एलिमेंट डी में कैसे आएंगे? ठीक है, इसीलिए ए को हम डी का सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। तो रीजन भी हम यहां पर लिख लेते हैं। रीजन क्या आएगा? बिकॉज all elements of A is not present in D। ठीक है, A को अगर B का सबसेट होना है तो A के सारे एलिमेंट D में होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, अगर A के सारे एलिमेंट D में प्रेजेंट होंगे तभी हम A को D का सबसेट कह सकते हैं। अब हम अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है? D इज सबसेट ऑफ B। इसको भी हम चेक करते हैं। D में कौन कौन से एलिमेंट है? D में है A, E, और B में है, B में कौन कौन से एलिमेंट है? C, D, E, F। अब देखिए दोस्तों, D को हम B का सबसेट कब कहेंगे? D को हम B का सबसेट कब कहेंगे? जब D के सारे एलिमेंट B के अंदर है। देखिए, D के सारे एलिमेंट B के अंदर है। D में A, E है और B में C, D, E, F है। ओके, देखिए D के सारे एलिमेंट नहीं, E है लेकिन A नहीं। इसका मतलब क्या कि D के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ओके, D के सारे एलिमेंट B में नहीं है, सो D B का सबसेट नहीं हो सकता, फॉल्स होगा। बिकॉज रीजन क्या होगा फिर? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ D is not present in D। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? D इज सबसेट ऑफ A। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। D के एलिमेंट कौन कौन से है? D के एलिमेंट से A और E, और A के एलिमेंट कौन कौन से है? A, B, C, D, E। ओके, अब देखिए दोस्तों, D को हम A का सबसेट कब कहेंगे? जब D के सारे एलिमेंट A में हो। तो देखिए, D में कौन कौन से एलिमेंट है? A और E। अब ये सारे के सारे, मतलब ये दोनों एलिमेंट A में है क्या? देखिए, A में A भी है और E भी है, मतलब D के सारे एलिमेंट A में है। और अगर D के सारे एलिमेंट A में हो गए तो हम D को A का सबसेट कह सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। ठीक है, रीजन भी हम लिख लेते हैं। रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ set D is present in A। ओके, देखिए, D के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। ओके, सो D को हम A का सबसेट कह सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, और उसका रीजन हमने दिया है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D प्रेजेंट इन सेट A। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया दोस्तों? B इज सबसेट ऑफ A। अब B A का सबसेट है क्या? B A का सबसेट है क्या? तो यहां पर मैं फिर से लिख लूं एक बार। B में कौन कौन से एलिमेंट है? C, D, E, F। ठीक है, और A में कौन कौन से हैं?
ए बी सी डी। अब देखिए दोस्तों, बी को हम ए का सबसेट कैसे लेंगे? बी को हम ए का सबसेट कब कह सकते हैं? जब बी के सारे एलिमेंट ए में हो। बी के सारे एलिमेंट ए में क्या, देखिए सी दोनों में है, डी भी दोनों में है, ई भी दोनों में है, लेकिन यह सिर्फ बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि बी के 3 एलिमेंट तो है, लेकिन 4 के 4 एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, और हम सबसेट कब कहेंगे? और हम बी को ए का सबसेट कब कहेंगे? जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो तब। लेकिन यहां पर सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर है क्या? नहीं, 3 एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर हम बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। रीजन क्या दोगे? बिकॉज all elements of B is not present in A। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। C is subset of A। अब C को हम A का सबसेट कब कहेंगे? C is subset of A जब C के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट होंगे। अब C में कौन कौन से एलिमेंट है? B और D है। C में कौन कौन से एलिमेंट है? B और D है। और A में A B C D। देखिए C के दोनों एलिमेंट B और D वो A में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब C को हम A का सबसेट कह सकते हैं। सो C इज सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू, इसके है ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। रीजन because all element of C is present in A। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए C B का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा था कि C B का सबसेट है क्या? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि C के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। A D का सबसेट है क्या? नहीं। क्यों? ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज A के सारे एलिमेंट D के अंदर नहीं है, D के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। D के सारे एलिमेंट A के अंदर है, सो ये D, सो यहाँ पर D A का सबसेट होगा, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यहाँ पर C के सारे एलिमेंट A के अंदर है, सो ये स्टेटमेंट, सो C A का सबसेट है, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 as a universal set and show set x and y using Venn diagram। मतलब यहां पर हमें क्या करना है कि 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का सेट लाना है और वो सेट हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का हमें यूनिवर्सल सेट यहां पर लेने का है और सेट x और y और x सेट और y सेट को वेन डायग्राम की मदद से हमें बताना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। और x सेट की मतलब x सेट के लिए कंडीशन ये होगी और y सेट के लिए कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या लेना है? 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर। सो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? यू से। सो ये मैंने ले लिया यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। तो यू सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो यू सेट के अंदर होंगे हमारे 1 से लेकर के 20 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए दोस्तों, अब ये सेट को भी मैं लिस्टिंग फॉर्म में लिखूंगा। तो ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एक सेट में। अब देखिए कंडीशन क्या बोलता है, x such that x belongs to n and x is greater than 7 and less than 50। मतलब ये सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे, मतलब ये सेट में ऐसे x आएंगे जो नेचुरल नंबर होने चाहिए और जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 7 से बड़े और 15 से छोटे हो। मतलब ये सेट में ऐसे नेचुरल नंबर आएंगे जो 7 से बड़े और 15 से छोटे होंगे। तो ऐसे नेचुरल नंबर कौन कौन से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा। देखिए यहां पर है ना 7 और 15 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो यहां पर हम 7 और 15 भी ऐड कर दें। ओके, जबकि यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए 7 और 15 के बीच में के हम नंबर लेंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ अगर इस तरह से साइन होता लेस देन इक्वल टू का, तो हम 7 से लेकर 15 तक के नेचुरल नंबर लेते। मतलब यहां पर 7 भी ऐड होता और 15 भी ऐड होता। ओके, तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए 7 और 15 के बीच में के नेचुरल नंबर आएंगे। मतलब यहां पर हम 7 भी नहीं लेंगे और 15 भी नहीं लेंगे। सो एक्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15 नहीं आएगा। तो 8 से लेकर 14 तक। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों सेट हमने निकाल लिए। अब इसको पहले हम वेन डायग्राम में बताएंगे। अभी वेन डायग्राम में तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम कैसे होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सो ये वेन डायग्राम होगा। ठीक है, ओके, सो ये आ जाएगा हमारा वेन डायग्राम। यस, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, इसको यू नाम से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना, तो ये जो x है ना वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये x है ना, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ना। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 8 से लेकर 14 तक के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर भी है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखिए है ना। मतलब x सेट के सारे एलिमेंट u सेट पे हैं, इसीलिए x सेट जो होगा वो u सेट का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो x सेट है वो u सेट के अंदर आएगा। तो यहां पर हम वो सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा x सेट। ठीक है, अब देखिए x सेट के एलिमेंट कौन कौन से है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो ये x सेट के जो एलिमेंट्स है वो x सेट के अंदर हम लिख लेते हैं। ये वाला सेट के अंदर कौन कौन से, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये एलिमेंट आ गए। 30 में यहां पर लिख लेता हूं, ये एलिमेंट एक सेट के अंदर आ गए। तो अभी बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट है दोस्तों, देखिए 8, 9, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। तो बचे हुए सेट ये सेट के बाहर आ जाएंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हो गए, लेकिन ये एक्स में नहीं हो गए। ओके, तो बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 तो इसमें आ गया। ठीक है, 8, 9 भी है, 10 भी है, 11 है, 12 भी, 13, 14 भी है। तो बचता कौन सा है, 15, ओके, 16, 17, 18, 19 और 20।
तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट पूरा हो गया। ठीक है, सारे के मतलब 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट इसमें है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ गया हमारा। और देखिए, और ये जो सेट है ना वो हमारा एक्स का सेट है। मतलब ये दोनों सेट का वेन डायग्राम, ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम ये आ गया। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब अगला वाला सेट क्या दिया है, y इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब यहां पर जो y सेट है ना, तो y सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, जो 1 से 20 के बीच में के प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से 20 के बीच में के प्राइम नंबर हो, वैसे नंबर्स ये y सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि y सेट के एलिमेंट ढूंढने हैं और उसको इसी तरह से वेन डायग्राम में बताना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का वेन डायग्राम। ओके, अब सेकंड वाला, तो सेकंड क्या है हमारा y। तो y सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे नेचुरल नंबर आएंगे, मतलब 1 से 20 तक के ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम हो। तो 1 से 20 तक के ऐसे नेचुरल नंबर कौन से जो प्राइम है, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, सो इसके अंदर 1 नहीं आएगा, सो 2 आएगा, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 इवन है। ठीक है, और इवन नंबर प्राइम होता भी नहीं है, 10 नहीं, 11 आएगा, 13 आएगा, है ना, 17, 19। सो ये जो एलिमेंट्स थे वो y सेट के आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर भी हमें ये y सेट को है ना एक वेन डायग्राम में बताना है। ओके, तो यहां पर भी हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। ओके, सो यहां पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया u। अब देखिए दोस्तों, y सेट में कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 7 11 13 17 19। और ये सारे के सारे एलिमेंट u सेट में भी देखिए 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, मतलब y सेट के सारे एलिमेंट u सेट के अंदर भी। इसका मतलब क्या कि ये y जो सेट है वो u सेट का सबसेट होगा, और सबसेट होगा मतलब ये y जो सेट है वो u सेट के अंदर आएगा वो भी। सो यहां पर मैं एक सेट ले लेता हूं। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, y नाम देंगे। ओके, तो y सेट के जो एलिमेंट्स है ये y सेट के अंदर आ जाएंगे। और कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, अब बाकी बचते कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो यू सेट के अंदर को सारे के सारे एलिमेंट आएगा ना 1 से लेकर 20 तक के। तो देखिए 1 आएगा, ठीक है, 2 है, 3 भी है, 4 आएगा, ओके, 5 है, 6 आएगा, 6 नहीं है, 7 है, 7 ऑलरेडी है, 8 आएगा, है ना, 9 भी आएगा, 9 इसमें नहीं, 10 है, 11 है, 12, ओके, 13 है, 14, 15 है ना, 16, 17 ऑलरेडी है, 18, 19 में 20। तो ये पूरा का पूरा बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट आएंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आ गया हमारा इन दोनों सेट्स के लिए वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट मतलब ये सेकंड का वेन डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों के लिए वेन डायग्राम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना x को और y इन दोनों को अलग से वेन डायग्राम में दिखाना था। अगर ये दोनों सेट्स को
अगर हमें एक ही वेन डायग्राम में दिखाना पड़ता तो आप कैसे करते? देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस तरह से एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, मतलब ये से यूनिवर्स सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, और एक्स और वाई दोनों सेट लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों सेट लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, एक्स और वाई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट को ढूंढते हैं। तो एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? देखिए एक्स और वाई में 8 11, देखिए 11 दोनों में है, और 13। तो ये दो दो जो एलिमेंट है वो कॉमन है। तो ये अगर एक्स रहता तो ये वाई सेट होता। ठीक है, मतलब इन दोनों सेट में एक ही वेन डायग्राम में अगर दिखाना होता तो आप कैसे दिखाते हैं कि एक्स और वाई दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट देखते, 11 और 13, 11 और 13, मतलब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? 11 और 13। तो देखिए एक्स और वाई इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है ये तब वो एक्स के अंदर भी है और वाई के अंदर भी है, और जो कॉमन एलिमेंट जो होते हैं ना तो इसके अंदर आते हैं 11 और 13। ओके, और बाकी बचे हुए लोग, अभी एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, मतलब एक्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए कौन कौन से? 8 9 10 है ना, 11 है, 12 13 भी है, 14। तो ये आ जाता हमारा पूरा का पूरा एक्स सेट। तो देखिए एक्स सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आ गया हमारा एक्स। अब वाई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो वाई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट? 2 3 5 7 11 13 17 18। अब 11 और 13 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो बचे एलिमेंट कौन कौन से? 2 3 5 7 17 और 19। ओके, तो देखिए वाई सेट के अंदर 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19, ये सारे के सारे वाई सेट के अंदर आ गए। ओके, तो फिर बचते कौन कौन से एलिमेंट है? तो बचते कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए एक बचता है, ठीक है, एक है ना, 2 3 आ गया, 4 ओके, 5 आ गया, 6 7 7 आ गया, 8 भी आ गया, 9 9 9 9 9 9 आ गया, 10 भी है, 11 भी है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं तो 15 है यहाँ पर आएगा, 16 नहीं है, 16 आ जाता है यहाँ पर, 17 है, 18 नहीं है, 18 यहाँ पर, 19 20। ठीक है, अगर इन दोनों सेट्स को अगर हमें एक ही वेन डायग्राम बताने का होता ना तो उसका वेन डायग्राम इस तरह से आता। ठीक है, तो उसका वेन डायग्राम इस तरह से आ जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग बताना था, इसलिए ये फर्स्ट के लिए ये वेन डायग्राम और सेकंड के लिए ये वेन डायग्राम आया। अगर x और y इन दोनों सेट्स को अगर हमें एक ही वेन डायग्राम में अगर बताने को होता ना तो हम इस तरह से उसका वेन डायग्राम लिख सकते थे। ठीक है, अब हम अगला वाला करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तब अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है और एक पी का सेट दिया है। ओके, देन शो द सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। तो हमें क्या करना है कि यू सेट, पी सेट और पी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है उसको हमें वेन डायग्राम में बताने का है, ये पहला काम है। और सेकेंड हमें क्या करना है, वेरीफाई द पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया तो पी आता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आंसर में क्या लिखने, ये यूनिवर्सल सेट है ना उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट यू। अब यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 7 8। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हम जैसा है वैसे लिख लेते, 1 2 3 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब अगला सेट हमें कौन सा दिया है, पी। अब पी सेट के एलिमेंट कौन कौन से है, तो पी सेट में एलिमेंट है 1 3 7 10, 3 7 10। अब देखिए दोस्तों
पी सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 3 7 8। अब पी सेट के सारे एलिमेंट यू सेट में है कि नहीं, देखिए 1 3 7 8, मतलब पी सेट के सारे एलिमेंट यू सेट में। इसका मतलब क्या कि पी ये जो सेट है ना वो यू सेट का सबसेट होगा। ओके, और वेन डायग्राम में जब भी आप यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाओगे ना तो उसके अंदर हमें ये पी सेट लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट का सेट निकालते हैं। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट का सेट, नाउ पी कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब देखिए हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट पी में होंगे वो एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए ये पी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 7 8, तो ये पी में के जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में ना उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, पी 1 पी में है, 3 है, 7 है, 8 है। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यू सेट के जो अंडरलाइन किए हुए जो एलिमेंट है ना वो पी में है, और जो अंडरलाइन नहीं किए हुए वो ऑब्वियसली पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में है। और पी कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो पी में ना हो, ऐसे एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया था कि ये यूनिवर्सल सेट के जो पी के एलिमेंट है ना उनको मैंने अंडरलाइन कर दी, तो पी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो अंडरलाइन नहीं किए वो। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट में 2 आएगा, ओके 2 आएगा, 9 आएगा, ओके 1 3 7 8, 2 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आएंगे हमारे पी कॉम्प्लीमेंट के सेट के एलिमेंट। ठीक है, अब पी कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट पी सेट के नहीं होंगे वो एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पी के सेट में कौन हो सकते हैं, 1 3 7 8, इनके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में आएंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हमने यू पी और पी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इसको हम वेन डायग्राम में बताते हैं, तो इसका वेन डायग्राम किस तरह से आएगा, तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम निकाल लेता हूँ तीनों के लिए। तो वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगुलर शेप में, सॉरी यूनिवर्सल सेट का जो वेन डायग्राम उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में बताते हैं। तो ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम। ओके, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया। अभी देखिए सबसे पहले पी, अभी पी सेट के सारे एलिमेंट यू सेट में है, इसका मतलब पी ये जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये सर्कल वाला जो ये होगा सेट होगा वो पी का सेट होगा। ओके, अब पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट पी सेट में होंगे वो इसमें डाल देंगे हम पी वाले सर्कल में। ठीक है, एक्चुअली ये सर्कल पी सेट है, 1 3 7 1 3 7 8। अब देखिए दोस्तों बाकी के जो बचे हुए जो एलिमेंट है, अब बचे हुए एलिमेंट कहां पे आएंगे, ये पी सेट के बाहर, और पी सेट के बाहर मतलब पी कॉम्प्लीमेंट के सेट। ओके, तो पी सेट के बाहर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट पी में नहीं है वो एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट के सेट में। सो बाकी बचे हुए एलिमेंट कौन से है, ये पी कॉम्प्लीमेंट के सेट वाले। सो वो पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे 2 9 10 11 12। ओके, अगर ये पी होगा तो ये पी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट में जो सेट, मतलब देखिए ये वाला जो सेट है ना वो पी कॉम्प्लीमेंट का होगा। ठीक है, मतलब ये सर्कल के बाहर का, ये पी सेट के बाहर का जो पोर्शन होगा वो पी कॉम्प्लीमेंट का होगा। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। ओके, ये आ गया इसका वेन डायग्राम। ठीक है, ये पी तो ये पी कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से ये इसका वेन डायग्राम। अब हम अगला वाला करते हैं। अब अगला हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है
कि P कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इज इक्वल टू P आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है P। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ P कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट के सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, अब P कॉम्प्लीमेंट सेट में 2 9 10 11, 2 9 10 11, ये P कॉम्प्लीमेंट के सेट में 10 11 12 भी है, तो ये है हमारे P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, हमें P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर P कॉम्प्लीमेंट ये एलिमेंट है तो P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, अगर मैं P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यहां पर कौन से एलिमेंट आएंगे। अब देख यूनिवर्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये यूनिवर्सल सेट के। ओके, P में 1 3 7 8। ठीक है, मतलब P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो एलिमेंट P कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर जो P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए अभी यूनिवर्सल सेट के अंदर P कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट, 2 है, 2 को मैंने अंडरलाइन किया, 9 है, ठीक है, 10 11 है, 12। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट P कॉम्प्लीमेंट के अंदर है उनको मैं अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट, मतलब ये यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचे हैं ना वो P कॉम्प्लीमेंट के सेट में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं यहां पर, 1 3 है ना, 7, ठीक है, 8, तो ये 4 एलिमेंट है दोस्तों। तो ये 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सब P कॉम्प्लीमेंट सेट में है। और हमें पता है, क्या पता है कि अगर हमें P कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हमें कैसे एलिमेंट चाहिए, जो एलिमेंट P कॉम्प्लीमेंट में, मतलब यूनिवर्स सेट के ऐसे एलिमेंट जो P कॉम्प्लीमेंट ना हो वो P कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। सो वो एलिमेंट कौन से, 1 3 7 8। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, 1 इक्वेशन देते हैं और इसको सेकेंड लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, P सेट के एलिमेंट कौन कौन से, 1 3 7 8, और P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से, 1 3 7 8। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो सेट है वो इसके बराबर है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 to P complement of complement is equal to P। ओके, देखिए P is equal to ये सेट आया 1 3 7 8 वाला, और P कॉम्प्लीमेंट का करते हैं तो उसमें भी 1 3 7 8 वाला सेट आता है। तो इस तरह से हमने P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P होता है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 2 7। अब यहाँ पर a से दिया है जिसमें के एलिमेंट है 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पर हमें जो सेट दिया ना उसके कोई भी 3 सबसेट हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर a सेट लिख लेता हूं, ए सेट। अब ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से है, 1 3 2 7। तो इसके सबसेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर नीचे में लिख लेता हूं सबसेट ऑफ सेट ए। अब यहां पर ये जो ए है ना उसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं लूंगा एम्प्टी सेट। अब मैंने एम्प्टी सेट क्यों लिया दोस्तों, एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, एम्प्टी सेट जो है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है। आप कोई भी सेट लोगे ना उसका सबसेट एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है, मतलब कोई भी सेट लोगे ना उसका सबसेट एम्प्टी सेट आएगा ही। ठीक है,
फिर मैं इसका सबसेट ये ले सकता हूँ 1, ये भी इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये भी इसका सबसेट होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक, ओके। फिर हम ले सकते हैं 1 3 1 2 1 7, ओके, 1 7। और कौन कौन से आएंगे? 1 3 2 आएगा। देखिए दोस्तों 1 7 और 7 1, अगर हमने एक बार 1 7 लिया ना तो 7 1 हम ले नहीं सकते, ठीक है। उस तरह से 1 2 अगर लिया तो हम 2 1 ले नहीं सकते। तो ऑर्डर इधर उधर हुई तो भी चलता है, लेकिन ऑर्डर अगर चेंज हुआ लेकिन सेट तो एक ही है ना, भले ही यहाँ पर ऑर्डर चेंज है लेकिन सेट तो एक ही है ना। और हम क्या करते हैं कि सेट्स को मतलब सेट्स की ऑर्डर नहीं देखते, और जब भी हम सेट्स को लिखेंगे ना तो एक ही बार लिखते हैं, ओके। सो 1 3 2 आएगा, 1 3 7 आएगा, ओके, 1 3 7 आएगा, 1 2 7 आता है, ये एक से सबसेट आ जाएगा, ओके। 3 2 7, यस, 2 3 7। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैंने 3 2 7 लिया है और यहां पर 2 3 7 लिया है। यहां पर 2 3 2 7 है और यहां पर 2 3 7 है, मतलब ये जो सेट्स की एलिमेंट है, ये सारे सेट के तीनों एलिमेंट ये इसमें भी है, इसलिए ये सेट डबल हो जाएंगे, इसलिए हम ये सेट नहीं ले सकते, ओके। और हम क्या ले सकते हैं, देखिए एक मिनट, हाँ 1 3 2 7 ये भी ले सकते हैं, ओके। 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 भी लेना पड़ेगा, देखिए 3 2 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, 3 2। और हम 3 7 भी ले सकते हैं और 2 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 7 नहीं लेंगे, 1 7 नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 1 7 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कितने सबसेट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इतने सबसेट मतलब इतने पॉसिबल सबसेट ये ए सेट के हो गए दोस्तों। अब सबसेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर एक बार बोलता हूँ। सबसेट कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर 2 की पावर में अगर वो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम चढ़ा देते हैं ना तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट आते हैं, वो सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट आते हैं, ओके। और यह क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, ओके। अब देखिए अभी ये सेट जो है उसकी टोटल सबसेट कितने हैं, 16 है। तो ये बराबर है क्या, 16 बराबर है क्या, हम देखते, हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये 2 मैंने लिया। अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4। तो हम 4 को 2 की पावर में लगा देंगे और 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 4वां मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16। तो 16 सबसेट आएगा दोस्तों, तो 16 नंबर ऑफ सबसेट हो गए। तो देखिए 16 आया ना, अभी मैंने आपको गिन के बताया, ओके। अगर यहाँ पर सपोज ए सेट होता उसमें 1 3 2, ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर में ये 3 को चढ़ा देते हैं, और 3 क्या है, ये ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये सेट के टोटल कितने सबसेट आते हैं, 8 सबसेट आते हैं। तो इस तरह से हम
सबसेट निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको क्या पूछा था, आपको सिर्फ 3 सबसेट लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 3 सबसेट आप लिख सकते हो। आप ये 3 लिखो, ये 3 लिखो, ठीक है, या ये 3 लिखो, आप कोई भी 3 सबसेट लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर था दोस्तों। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है।